बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिल्कन्स मेथड। इस मेथड के ज़रिए से आर ए मिल्कन ने 1909 में बहुत ही अच्छी मेजरमेंट की है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की। ठीक है, मेथड हम उसकी स्कीमेटिक डायग्राम देख लेते हैं। इजी सा एक मेथड है और बहुत मज़े का टॉपिक है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। राइट, हमारे पास पहले उसकी हम डायग्राम देख लेते हैं। एक तो उसने सबसे पहले ले लिया, एक कंटेनर लिया, ठीक है, और उसमें से एयर करंट्स को बाहर निकाल दिया। यानी एक तरह कह लो कि यहाँ पे वैक्यूम उसने क्रिएट कर दिया। ये हमारा वैक्यूम चैम्बर हो गया। इसमें हमने ये कंटेनर है, जिस कंटेनर के अंदर हमने 2 प्लेट्स रख दी। ठीक है, ये कंटेनर लिया, इसके अंदर से हवा बाहर निकाल दी ताकि हवा की लहरें हमें हमारे इस प्रोसीजर को डिस्टर्ब नहीं कर सकें। राइट, इन 2 प्लेट्स को हमने क्या किया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये दोनों पैरेलल प्लेट्स हैं, इसके दरमियान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। राइट, इन दोनों के दरमियान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। डी डिस्टेंस है, वी वोल्टेज हमने दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई हम इजीली मालूम कर सकते हैं। राइट, उसके बाद हमारे पास हमने एक ऑटोमाइज़र लिया। ठीक है, इस ऑटोमाइज़र के ज़रिए से हम ऑयल ड्रॉप या कोई सा भी लिक्विड इसमें से पास कर सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही समझो जैसे आपके पास परफ्यूम की बॉटल है। आपने परफ्यूम स्प्रे किया है ना, जब आप परफ्यूम स्प्रे करते हो तो कैसे बारीक बारीक से लिक्विड के ड्रॉप्स निकलते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही छोटे छोटे ड्रॉप्स बन गए, ऑयल ड्रॉपलेट्स यहाँ पे हमारे पास बन गए हैं। राइट, ये बहुत छोटी सी इसकी यहाँ पे नोज़ल होती है, छोटा सा बहुत बारीक ओपनिंग होती है इसकी, छोटा सा मुँह होता है जहाँ से ये लिक्विड निकलता है, और वो भी उसकी वॉल से रगड़ खा के फ्रिक्शन की वजह से निकलता है। जब वो फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे निकलता है तो हमारे ये ऑयल ड्रॉपलेट्स जो हैं वो सारे के सारे चार्ज्ड हो जाते हैं, इन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक होगी बात? बिल्कुल, जब यहाँ से हमने स्प्रे किया, आप समझो यहाँ पे हमने स्प्रे किया है, स्प्रे करेंगे तो छोटे छोटे बारीक बारीक से मिस्ट की फॉर्म में ड्रॉप्स आ गए हैं हमारे पास, छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स आ गए। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से ये हमारे ड्रॉप्स जो हैं वो हो गए चार्ज। अब ये चार्ज ड्रॉपलेट जो हैं वो पास करेंगे, नीचे की तरफ गिरने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये जो 2 पैरेलल प्लेट्स थी अब वो यहाँ से टकराएंगे। यहाँ पे हमने छोटा सा एक होल रखा हुआ है, बारीक सा एक होल, जिसको एच से शो करें ना, ये होल है हमारे पास, छोटा सा एक सुराख। ये अब ड्रॉपलेट्स यहाँ पे आएंगे, यहाँ से चलो फर्स्ट करो एक ड्रॉपलेट इसके अंदर पास कर गया है। ठीक है, इस छोटे से ड्रॉपलेट्स, छोटे से सुराख में से एक ड्रॉपलेट यहाँ पे आ गया। इसको व्यू करने के लिए, इस पूरे प्रोसीजर को व्यू करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है। ठीक है, लेंस की मदद से मैंने इसको फोकस किया हुआ है कि मैं गौर से ध्यान से इस ड्रॉपलेट की मोशन को स्टडी कर सकूं। ठीक है, लैंप लिया, लैंप के आप कोई सा भी सोर्स ऑफ लाइट ले लो, लैंप ले लो आप। लैंप के आगे हमने क्या लिख दिया, एक लेंस रख दिया। लेंस का काम था रोशनी को फोकस करना उस ड्रॉपलेट ऑफ लाइट पे। ठीक है, इसको व्यू करने के लिए हमारे पास माइक्रोस्कोप हमने लगाई हुई है। ये पूरा जो सर्कल बना हुआ है और इसके ऊपर एम लिखा हुआ है, ये मेरे पास माइक्रोस्कोप है, जिसकी मदद से मैं इस पूरे प्रोसीजर को स्टडी करूँगी। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली मामला क्या है, समझ लो मामला क्या हो रहा है, अंदर लड़ाई ही हो रही है। ठीक, यहाँ पे इस पॉइंट पे जब आता है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसने तो इसको नीचे की तरफ खींचना ही खींचना है। राइट, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे की तरफ खींचेगी, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इसको ऊपर की तरफ खींचेगी। ठीक है, ये प्लेट उसको ऊपर की तरफ रिपेल करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो रिजल्टेंटली क्या होगा, पता नहीं अब क्या होगा। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स से बताएंगे कि रिजल्टेंट में क्या होगा।
यहाँ पे सिचुएशन इस वक्त ये है कि ऑयल ड्रॉपलेट बेचारा दरमियान में फंस गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ खींच रही है और इलेक्ट्रिक फोर्स उसको ऊपर की तरफ खींच रही है। ठीक है, मैंने भी आपको बताया था कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, सपोज ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नीचे से नेगेटिव प्लेट उसको रिपेल कर रही है ऊपर की तरफ, ऊपर से पॉजिटिव प्लेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन नीचे एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी है जो हमें मुसलसल नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो ड्रॉपलेट इस वक्त सस्पेंडेड फॉर्म में आया हुआ है, उसको समझ नहीं आ रही बेचारे को कि वो नीचे की तरफ जाए कि ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, वो बेचारा दो फोर्सेस के दरमियान में फंस के बैठ गया है। ठीक है, किसकी लड़ाई हो रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ है। अब आगे दोनों की लड़ाई में देखते हैं अब क्या मामला बनता है। इलेक्ट्रिक फोर्स कहती तुम्हें पता है मैं किसके इक्वल हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स कहती बताओ किसके इक्वल है, उसने कहा मैं QE के इक्वल हूँ। कहती अच्छा मैं भी mg के इक्वल हूँ। फिर क्या हुआ, हमने E ने कहा, फिर नेक्स्ट बोली E, उसने कहा मेरी वैल्यू V/D के इक्वल है। वैल्यू पुट करूँ ना तभी मेरी इक्वेशन में 3 फैक्टर्स आ जाएंगे, Q V/D हो जाऊंगी। mg बेचारा mg सोच में पड़ गया, अब क्या करें। Q ने फटाफट जो है ना अपनी पोजीशन वाली चार्ज Q इज इक्वल टू हमारे पास आ गया mg/d/v। Q ये मेरे पास आ गया। ठीक है, Q इज इक्वल टू mg/d/v बन गया। इस इक्वेशन में अगर मेरे पास मैस भी हो, उस लड़ाई के अलावा मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर इस इक्वेशन में मेरे पास मैस होता, G होता, D होता और V होता तो मैं इसी इक्वेशन की हेल्प से ओके जी, इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, मैस की वैल्यू हमें नहीं मालूम, G की वैल्यू हमें पता है 9.8, D डिस्टेंस भी हमारे पास है, V वोल्टेज की वैल्यू भी हमारे पास है, तो G भी है, D भी है, V भी है, M अगर M की वैल्यू मिल जाती ना हमें तो हम चार्ज की वैल्यू यहीं से मालूम कर लेते। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक जनरल इक्वेशन बन गई मैथ्स मालूम करने के लिए। ये तो मैंने आपको एक बात बता दी, लेकिन अभी मैं आपको स्टोरी सुना रही थी कि किस तरह FE और FG की लड़ाई हो रही है। उन दोनों लड़ाइयों में हमने वैल्यू पुट कर दी थी, QV की, D की, MG की भी वैल्यू पुट कर दी। मैंने आपको बताया था E ने भी वैल्यू अपनी पुट करवा ली V/D। अब यहाँ पे MG बैठा सोच रहा है कि MG क्या करे। MG ने कहा कि अब कानून का सहारा लेना चाहिए। ठीक है, MG अब चला गया कानून के पास। अब आपको याद होगा, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था स्टोक्स का कानून, यानी स्टोक्स लॉ। ठीक है, तो MG गया किसके पास, ये मेरा MG है, MG गया स्टोक्स लॉ के पास, यानी उसने कुव्वत इस्तेमाल कर लिया। आपको पता ना कानून की कुव्वत कितनी होती है, बस ये MG चला गया उसके पास। उसने कहा तुम स्टोक्स लॉ यूज़ करो। उसने कहा ठीक है, 6π/RV वैल्यू यूज़ कर ली उसने, mg इज इक्वल टू 6π/RV इज इक्वल टू F। ठीक है, फिर इसके बाद M को ख्याल आया कि मेरे पास तो एक और मेथड भी है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, रो इज इक्वल टू M/V, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इससे भी M की वैल्यू निकाली जा सकती है, M इज इक्वल टू ρ/V। फिर V आ गया मैदान में। V ने कहा मेरे पास तो बहुत बड़ी पावर है, 4/3πr³। फॉर एनी स्फीयर, किसी भी स्फीयर के लिए मेरे पास वॉल्यू होती है 4/3πr³, वो भी हमने लगा दी। अब मैस मेरे पास आ गया ρ/V था ना, तो ρ/4/3πr³। ठीक है, तो मैस इज इक्वल टू 4/3πr³। ये मैस की वैल्यू मेरे पास होगी और ये उसकी वैल्यू आ गई, राइट। ये मैस की वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, M की वैल्यू पुट कर देंगे ना मैस की, तो हमारे पास क्या बन जाएगा अभी, mg इज इक्वल टू 6π/RV। RVT ये T टर्मिनल वेलोसिटी के लिए छोटा सा लिखते हैं हम नीचे। ठीक है, छोटा सा T लिखा होगा सब्सक्रिप्शन में उसको T हम लिखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी के लिए। तो 4/3πr³ रो, ये मैस की वैल्यू, साथ G इज इक्वल टू 6π/RV हो गया। यहाँ से फिर हम कटिंग शटिंग की मार कुटाई हुई, किसी ने किसी को काटा, किसी ने किसी को काटा। ये देखो
पाई ने इधर से पाई को काट दिया, इधर से आर इस आर के साथ कट गया, सब कुछ कट कटा के हमें क्या मिला, आर स्क्वायर मिल गया। आर स्क्वायर किसके इक्वल है, 9 ईटा वी ओवर 2 रो जी के। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, आर स्क्वायर की। ये आर स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास, ये आर स्क्वायर की वैल्यू। अब मैं इधर से आर निकालूंगी और फिर इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी। m इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो। इसमें से रो ऑयल के लिए फिक्स है, आर हमने निकाल लिया है, पाई की वैल्यू भी फिक्स कांस्टेंट है। और जब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो मैथ्स की वैल्यू आ जाएगी, मैथ्स की वैल्यू आ जाएगी तो mg/d/v। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर दी हमने, मैथ्स m की भी वैल्यू पुट होगी, g की भी होगी, d की भी होगी, v की भी होगी। ये इज इक्वल टू q हो गया। ओके जी, Q से हमने वैल्यू पुट कर दी mg/d और v की, और Q चार्ज की वैल्यू निकाली, n इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19। तो बेसिक चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज हमारे पास यही है 1.6 × 10⁻19। कहते हैं इसके अलावा चार्ज इससे डबल वैल्यू 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर भी हो सकती है, 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करके आ सकती है, 4 के साथ भी आ सकती है, लेकिन बेसिक और स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास यही रहेगी। यानी उसके कहने का मतलब था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज यही होगा, या हम उसको ये स्मॉलेस्ट चार्ज यही होगा। अगर नहीं इससे ज़्यादा होगा तो वो मल्टीप्लाई बाय 2 या मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 या मल्टीप्लाई बाय 6 होगा, लेकिन उसकी इंटीग्रल फॉर्म में चला जाएगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू उसकी यही होगी। ठीक है, अभी आपने देखा जब FE और FG आपस में लड़ रहे थे तो उस दौरान मिल्टन ने क्या किया, इसी लड़ाई के दौरान जब वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे, मिल्टन ने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मालूम कर लिया। ठीक है, मिल्टन ने क्या किया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मालूम कर लिया। इसका मतलब है कि लड़ाई में, दो लोगों की लड़ाई में फ़ायदा हमेशा कोई तीसरा ही उठाता है। जैसे इस मेथड के ज़रिए से हुआ, ये तो जस्ट एक स्टोरी थी, लेकिन हमें इस स्टोरी भी थी तो हमें इसका रिज़ल्ट तो मालूम होना चाहिए ना, FE जीता या FG। तो चलो देखते हैं कौन जीता। ओके, ऐसा है कि जब ये प्रोसीजर हो रहा था, यहाँ पे FE वोल्टेज हमने प्रोवाइड किए हुए थे, तो अचानक से हमारी हो गई लाइट ऑफ हुई, वोल्टेज हमारा हो गया V इक्वल टू 0 हो गया। जब वोल्टेज 0 हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी ख़त्म हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हुई तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने 4 ड्रॉपलेट को नीचे की तरफ खींच लिया, और साथ ही ग्रेविटेशनल फोर्स ने एक बड़ा सा नारा लगाया और वापडा वालों को ढेरों दवाएं दी, जिसने ग्रेविटेशनल फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड से जितवा दिया। ओके, मेरा ख्याल है आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आ गई होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप डिस्कस कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, ओके जी, विश यू के बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज, आमीन।